अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन के बाद वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मरहले आगे बढ़ रहे हैं। आज कौमी असम्बली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कर लिया है। नून लीग का अयाज सादिक 199 वोट हासिल करके स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीर डोगर को 91 वोट मिले हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर ने 92 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। सूबाई असम्बली में अली अमीन गंडापुर को 90 अरकान ने वोट दिया, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार नून लीग के इबादुल्ला खान को 16 वोट मिले। साथ ही आज पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलोचिस्तान के लिए साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जिन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले निगरान वजीर दाखिला के ओहदे से अचानक इस्तीफा दिया और फिर अचानक खबरें आई कि वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे, मगर बाद में वो अचानक ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और अब पीपल्स पार्टी ने उन्हें वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और अब कल सुबह 11 बजे बलूचिस्तान असेंबली वजीर आला का इंतखाब करने जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि सेक्रेटरी बलूचिस्तान असेंबली के मुताबिक सरफराज बुगटी के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार ने वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं, मगर बिला मुकाबला वजीर आला नामजद होने के बावजूद भी वजीर आला के लिए कल हफ्ते को ऐवान में राय शुमारी होगी और सरफराज बुगटी को 33 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मगर इससे पहले आज भी कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज साबित हुआ। आज जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने मुबैना धांधली और कौमी असम्बली नामुकम्मल होने पर सख्त एहतजाज किया और शोर शराबा करते रहे, मगर फिर भी इंतखाब में हिस्सा लिया और शिकस्त खा गए, जिसके बाद PTI ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने असम्बली के बाहर आकर कहा कि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज करेंगे अदालत में। हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इलेक्शन करवा दिया, जबकि इससे पहले कौमी असम्बली के अंदर बात करते हुए तहरीक इंसाफ के स्पीकर के उम्मीदवार आमिर डोगर ने एक जारहाना तकरीर की और कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे 91 नहीं बल्कि 225 वोट हैं। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी जो ऑक्शन के जरिए की गई। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी है। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था। आमिर डोगर ने आज ये भी कहा कि इमरान खान मुफाहमती अमल के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पहले अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। आप कहते हैं हम इस ऐवान को बालादस्त बनाएंगे, ये ऐवान बालादस्त बनेगा जो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठा हुआ है। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खुसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं वो वापस दिलाई जाए। खासतौर पे मेरा पैगाम है उन लोगों को जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है। जो कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है और उसने कहा मैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की खातिर रिकंसिलेशन के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद अली अमीन गंडापुर ने भी एक जारहाना खिताब किया और मुतालबा किया कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ कि 9 मई से मुतालिक जिस FIR का सबूत नहीं है वो 1 हफ्ते में ख़त्म होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने सूबे से मुतालिक दीगर इक़दाम का भी ऐलान किया। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। तो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है। मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए, अपनी इस्लाह करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूँ। जो सजा बनती है मुझे अर्ज है, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर 1
एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इसलाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इसलाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर मैं ये डिमांड करता हूँ, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर सारा हक इत्थे रख हम ले सकते हैं। हमारा सूबा खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और खवातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। इस पूरी सूरत हाल में आज नून लीग और MQM के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पा गया है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले MQM ने वोटिंग का बायकॉट कर दिया, जिसके बाद नून लीग के वफ्द ने MQM के वफ्द से मुलाकात की और फिर एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद MQM वोट देने के लिए राजी हो गई। इस मुआहिदे के मुताबिक नून लीग खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक MQM के आईनी तरमीम के बिल से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है और इस हवाले से MQM और नून लीग मिलकर पार्लियामेंट में कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए काम करेंगे। और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। नवाज शरीफ साहब आज खुद उनसे मिले, पहले वफ्द की मुलाकात हुई, फिर 1-on-1 मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह साहब भी मुलाकातों में मौजूद रहे और आज जो MQM के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं उसमें भी उनके दस्तखत हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोग भी मौलाना को मनाने गए या नवाज शरीफ साहब के साथ वफ्द में आप भी मौजूद थे, उससे पहले तहरीक इंसाफ वाले भी उन्हें मनाने गए, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि मस्बत मुलाकात रही है, आप लोग भी कह रहे हैं मस्बत मुलाकात रही है। आप भी मौलाना की तरफ देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी मौलाना की तरफ देख रही है, मौलाना किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, मौलाना के साथ जो हमारी कल एक डेलीगेशन था जो कोलिशन पार्टनरशिप बनने जा रही है मरकज़ में वफाक में, तो उसमें पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे, IPP के अलीम खान साहब भी थे, चौधरी सालक हुसैन साहब भी थे, हमारी जमात के मेरे अलावा एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे। तो हमारी वहाँ पे बड़ी जो है वो खुल के बात हुई और मौलाना ने भी अपना गिला किया और उनका गिला जो हमारी ये ऑब्ज़र्वेशन या हमारी असेसमेंट है उसके मुताबिक उनकी जायज़ बात थी। तो उसके बाद फिर हमारा ये फ़ैसला था कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मौलाना ने हमेशा बड़ा एहतराम किया है और उन्हें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा एहतराम है। हमने देखा है पिछले 2 साल के अरसे में कि बाज़ फ़ैसले जो हैं वो अगर मौलाना ने कोई बात की है तो मियाँ साहब ने उससे इनकार नहीं किया, और अगर मियाँ साहब ने किसी बात पे मौलाना से कोई बात की है तो मौलाना ने भी उसका एहतराम किया है। तो वो फिर आज की मुलाकात जो है वो फिर अरेंज करवाई गई। तो उसमें कुछ बातें तो हमारे सामने हुई हैं जो हम सब लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मौलाना की 1-to-1 भी तकरीबन कोई 1 घंटे की मुलाकात हुई है। तो उस बारे में उन्होंने अभी कोई बात नहीं की, ना किसी को ब्रीफ किया है। मगर आपके ये इतना आप बता सकते हैं कि मौलाना बात सामने आएगी, इतना आप बता सकते हैं कि जब आपकी उनकी मुलाकात थी, इतना कंफर्म कर सकते हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत आने जा रही है तो मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर होंगे या नहीं होंगे? बहरहाल ये मेरी असेसमेंट है, ये कोई मौलाना या उनकी जमात की तरफ से बयान ना समझा जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना किसी सूरत भी PTI के साथ जो है वो सड़कों पे नहीं होंगे। और आपने कहा कि जो मौलाना ने गिले किए वो गिले दुरुस्त थे। आप तुम्हारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मौलाना की जितनी नशिस्तें इतनी बनती थी, सबको पता था, किसी ढका छुपा नहीं था, तो फिर कौन से गिले थे जो दुरुस्त थे? देखिए, उनका एक बुनियादी गिला जो था वो ये था कि जो यानी प्रोसेस शुरू हुआ डायलॉग का या कोलिशन पार्टनरशिप का, तो उसमें एंगेज हुए PMLN और MQM और पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें जिसमें क्यू लीग भी शामिल है, IPP भी शामिल है। तो उस मरहले पे मौलाना साहब का ये गिला था कि उस मरहले पे JUI को जो है वो शामिल नहीं किया गया। और जब आप एक फ़ैसले पे पहुँचे हैं JUI के बग़ैर, तो फ़ैसले पे पहुँचने के बाद फिर आपको हमारा ख्याल आया और आपने हमारे साथ जो है वो
बात शुरू की, जिसको यकीनन उनका ये गिला था कि फिर हमने या उनकी जो मजलिस शूरा है तो उन्होंने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और हमने एक फ़ैसला किया है। तो ये बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि ऐसा तो हुआ है कि जिस मरहले पे ये कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान बातचीत शुरू हुई है तो उस मरहले पे को थोड़ा सा इस बारे में जो है वो कोताही हुई है कि मौलाना को उसी मरहले पे ऑन बोर्ड नहीं किया गया। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि फिर मियाँ साहब को खुद भी जाना पड़ा, क्योंकि आपने कहा गिला दुरुस्त था इसलिए मियाँ साहब गए, फिर मियाँ साहब ने एक मुलाकात आप सबके सामने की, फिर एक 1-to-1 उनसे एक तवील मुलाकात की, तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि मौलाना फजलुर रहमान नून लीग की काबीना में आ जाएं बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आ जाए। काबीना की बात तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप जो मौलाना के साथ या JUI के साथ PMLN की है और हमने इकट्ठे जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो गुजारा है और एक दूसरे का एहतराम भी और एक दूसरों के एक साथ मुशावरत भी, तो मेरा ख़्याल है कि वो अमल जो है वो उसका आगाज़ आज जिस तरह से हुआ है, तो जब वो मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा हमारे पास आए हैं, जो बाकी सारे दोस्त बैठे थे, तो उनके मूड से उनकी बातों से जो है वो हमें बड़ा हौसला मिला है कि वो सिलसिला जो है वो अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और MQM सिर्फ इस एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके सेक्रेटरी आप भी हैं उस पर मान गई है कि मिलकर इस बात के लिए कोशिश की जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और जो पैसे हैं वो बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को मिले NFC से, या फिर वजारतें भी उनको देंगे, गवर्नरशिप भी देंगे सिंध की। देखें शाहजेब, ये MQM का बहुत जो है ये एक बुनियादी और यानी आवाम के हकूक़ से जुड़ा हुआ जो है ना ये मुतालबा है। MQM ने ये बात आज नहीं की, MQM ने उस वक्त भी ये बात की थी और उस मुआहदे में भी ये बात शामिल थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और उस मुआहदे के हमारे अलावा JUI भी और पीपल्स पार्टी भी सिग्नेटरी है। मामला बड़ा सीधा सा है कि आबादी की बुनियाद पे और कुछ छोटी रीज़न्स और भी हैं, लेकिन मेन बुनियाद जो है वो पॉपुलेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फाइनेंस जो है वो जो भी यानी मुल्की लेवल पे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो टैक्सेशन होती है, बाकी सोर्सेज हैं, वो तकसीम होता है पूरे मुल्क में सूबों में। अब सूबों में जाके आगे फिर सूबा जो है उसकी आबादी को किसी एक ज़िले या शहर में तो नहीं है, पूरे सूबे में बिखरी हुई है, लेकिन वहाँ पे जाके होता ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जो है वो जिस ज़िले से हो, जिस इलाके से हो, वहाँ पे फ़ंड्स की तकसीम या फंड्स की जो है वो ख़र्च किसी और तरह से होता है, जो बाकी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे और तरह से होता है। इवन जो मिनिस्टर्स होते हैं जिन हलकों से, उसमें और दूसरे हलकों के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है, और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। तो इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए MQM ये चाहता है या उनका ये मुतालबा है, जिसको हम भी जायज़ समझते हैं कि कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद कोई लीगल नाम है कोई, कि कम अज़ कम जो है वो एक उस फंड का एक बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है सूबाई हुकूमत भी ख़र्च करे, चीफ मिनिस्टर की भी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, बाकी भी मामलात होने चाहिए, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल स्टेट वे जो है वो हर जगह पे पहुंचे और तमाम इलाके जो हैं उससे मुस्तफ़ीद। क्योंकि आपको इतना मुनासिब मुतालबा लग रहा है जो है ये उस वक्त भी मुआहदा हुआ था, आज भी हुआ है, और हम पूरी नीयत से, खुलूस नीयत से हम समझते हैं कि इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, और ये अमेंडमेंट अगर हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगी। MQM तो इसलिए कह रही है कि उन्हें लगता है कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो उन्हीं से कहते रहे मुसलसल कि जी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दें, मगर अब तो पंजाब में आपकी हुकूमत है और वज़ीर आला भी कोई और नहीं, मरियम नवाज साहिबा है, वो मान जाएंगी इस काम के लिए? देखें जायज़ बात है, मानना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मानना चाहिए। PMLN ने तो आज जो दस्तखत हमने किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ लीडरशिप किए हैं, मोहतरम कायद से और पार्टी प्रेसिडेंट से पूछ के किए हैं,
तो इसलिए मरीम नवाज साहबा का उससे इनकार करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसा फिर तो और जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी, बुनियादी तौर पे MQM का मुतालबा यही है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होती उस वक्त तक कम से कम अपने कंडक्ट से फिर खुद मरीम नवाज साहबा साबित करेंगी कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर कर रही हैं, उन्हें फर्ज दे रही हैं, किसी एक इलाके में ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। जी ऐसा होना चाहिए। और जब हमने असूली तौर पे इस मौक़िफ़ के साथ जो है वो यानी अपने आप को मुंसलिक किया है, इसको जायज़ तस्लीम किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कल को इसकी जवाबदेही हो सकती है, तो हमें ऐसा करना चाहिए और यकीनन ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके लिए जो चैलेंजेस हैं उसमें सड़कों पर तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट के अंदर आपने कंडक्ट देख लिया तहरीक इंसाफ, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अमीन गंडापुर साहब ने आज जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि आगे जाके क्या होगा, मगर ज़्यादातर हिस्सा उनका एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बिजली हम सस्ती देते हैं, महंगी लेते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं देंगे तो साडा हक ऐथे रख। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अग्रेसिव तकरीर की है। केपी से भी एक चैलेंज आपके सामने खड़ा हो रहा है। देखें शाहज़ेब, मैंने इनको तकरीबन 16 माह जो है वो इनको जो है वो डील किया है। इन्होंने इन 16 माह में 25 मई से लेके 9 मई तक इन्होंने हर रोज़ कोई ना कोई काम किया है, हर रोज़ कोई ना कोई एग्रेशन किया है। इनकी जो है वो एजिटेशनल पावर कितनी है ये भी हमें बिल्कुल पूरी तरह से मालूम है, पूरी तरह से गेज की हुई है। और बाकी मामला ये है कि ये इसी तरह के काम करते हैं, यही इनकी जो है वो ट्रेनिंग है। ये इन्होंने 16 माह में भी बड़ी गलतियां की हैं। अब भी मुझे लगता ये है कि जो इन्हें थोड़ी सी पजीराई मिली है, जो विक्टिम कार्ड जो है वो इनका आके आखिरी हफ्ते में और कुछ पहले भी चार्ज हुआ है और उसकी वजह से इनको हमदर्दी मिली है। कुछ महंगाई जो कुदरती तौर पे थी और वो हमारे खाते में पड़ी है, हमने कोशिश तो की है लोगों को समझाने की कि ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा लोग नहीं समझे, कुछ समझे भी हैं। तो उससे जो इनको पजीराई मिली है, इन्होंने इसी सिलसिले में इन्होंने गलतियां करनी हैं और ये वो गलतियां करेंगे और उसके नतीजे में ये जो थोड़ी बहुत पजीराई मिली है ये भी जाती रहेगी। मगर बिल्कुल आ जाएंगे अपने सही ठिकाने के ऊपर जहाँ पे इनको आना चाहिए। वैसे मगर अभी तक तो उन्हें फ़ायदा ही हुआ है और आपके लिए तो चैलेंज ही होगा ना, आप हुकूमत कैसे करेंगे सड़कों पर, पार्लियामेंट के अंदर, फिर खैबर पख्तूनख्वा से चैलेंज जहाँ पर पहले ही दहशतगर्दी का चैलेंज मौजूद है जिसको उन्होंने अपना सबसे टॉप मसला भी करार दिया अमीन गंडापुर साहब ने। आप कैसे हुकूमत कर पाएंगे मरकज़ में? नहीं देखें, हुकूमत जो है वो मरकज़ में हमने अल्लाह के फजल से पहले भी 16 माह जो है ना वो की है। ये गवर्नमेंट के लिए थ्रेट किसी लम्हे भी नहीं बन सके। 26 नवंबर को जब ये इंसानों का समुंदर लेके आ रहे थे ना पिंडी में, बल्कि लेके आए थे, उस दिन भी जो है वो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सके। तो मामला ये है कि ये महंगाई जो हुई और उसके ऊपर या मौशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम उस तरह से काबू नहीं पा सके कि आम आदमी जो है वो उससे मुतासर ना हो। तो उसकी वजह ये कोई इनका एजिटेशन नहीं है या इनकी कोई इस किस्म की जो हरकतें ये करते रहे हैं वो नहीं थी। वो एक ओवरऑल जो है वो ये यूक्रेन की अब जंग जो है उसने बड़ा जो है वो इस मामले में कंट्रीब्यूट किया। तो अब वो तो जो है वो इनकी हरकतों की वजह से तो शुरू नहीं हुई या उसमें कोई हमारा कसूर नहीं था, लेकिन उससे गरीब आदमी पिसा है, उससे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने इफ़ेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से, इस दलदल से निकालने के लिए बड़ा एक इफ़ेक्टिव रोल अदा करेगी। और अगर हम निकाल पाएंगे, जो कि इंशाअल्लाह निकाल पाएंगे, तो उसका क्रेडिट जो है वो लोग हमें देंगे ज़रूर। वैसे ये बताइएगा, गवर्नर सिंध MQM का होगा या आप अपना लाने जा रहे हैं? देखिए, गवर्नर सिंध के बारे में जो है वो जो मुज़ाकराती टीम है उसने बात की है और उसमें MQM का बिल्कुल ये उनकी ख्वाहिश है कि जो ऑलरेडी उनका गवर्नर है वो कंटिन्यू करे। लेकिन इस बारे में कोई अभी बात फाइनल नहीं हुई। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी, क्योंकि ज़्यादातर सोच यही थी कि प्राइम मिनिस्टर का वोट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर का ओथ हो जाए,
तो फिर वो इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और 1-2 दिन में मगर क्या ये दुरुस्त है कि मुशावरत से होगा, आप लोगों को मगर रजामंदी से होगा, कोई यकतरफा फैसला नहीं होगा। मगर क्या ये दुरुस्त है कि आप लोगों को लगता है कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी और आपकी मिलकर हुकूमत बन रही है तो MQM के पास सीटें तो हैं मगर आपको इतनी उनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए आप समझते एक वजारत बहुत है और वो 3-4 मांग रहे हैं? नहीं देखें, हम हर कीमत पे जो है वो MQM को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज हमने जो उनके साथ मुआहदा किया है वो इस बात की जो है वो यानी सबूत है कि हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। उनका भी वैसे बुनियादी तौर पे मुतालबा यही था, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए जो कि होनी चाहिए, जायज़ बात है, तो वो अपने बाकी सारे मुतालबों से पीछे हटने को भी तैयार है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए MQM को हम साथ लेके चलना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो साथ उनको लेके चलेंगे। वजारत वाला जवाब नहीं दिया, वो ज़्यादा मांग रहे हैं, आप कम देना चाह रहे हैं? नहीं देखें, मांगने में और देने में तो फ़र्क होता ही है ना। कोई अगर 2-3 मांगे तो 1-1.5 मिल जाए तो बात तो फिर यानी ये कोई फ़र्क तो ना हुआ। आपने 2 तो मेरा ख्याल उनके पास पहले भी थी शायद। 4 मांगे 2 दे दें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कोई हो जाएगा काम? नहीं, यानी 3 का 2 का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। साहब आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब नून लीग कॉन्फिडेंट हो रही है तो वो कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो भी बड़ी मुस्बत मुलाकात करके आए थे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर डोगर ने स्पीकर का इंतखाब लड़ा, उसके बाद जारहाना तकरीर की जो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाई भी। आमिर डोगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आमिर डोगर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज स्पीकर का इंतखाब था, जीते अयाज सादिक साहब। अगर आपने एक तकरीर की, आपने कहा आपके 91 नहीं 225 मेंबर बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। 2 बातें आपने की, एक बात आपने ये की कि वो लोग जो कहते थे कि हमने इमरान खान पर कांटा लगा दिया, वो देख लें कि ये ऐवान इमरान खान के नारों से गूंज रहा है। और दूसरी बात आपने ये की कि इमरान खान मुफाहमत के लिए तैयार है मगर वो कहता है कि मेरा मैंडेट वापस दो। ये ताना और ये मुतालबा क्या दोनों एक ही तरफ थे? जी यकीनन। मैंने साथ एक और बात भी कही कि हम बचपन में सुनते थे कि इस मुल्क में वोट डालने वालों से ज़्यादा वोट गिनने वाले अहम हैं। तो गोया ये 8 और 9 फरवरी को जो 2 दिन इलेक्शन हुए और सिलेक्शन हुए उसमें ये फैसला हो गया। तो हम मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? फिर ये जो तीसरी बात है 50 अरब रुपया, ये पहला ताना, दूसरा मुतालबा और तीसरा ताना, ये तीनों एक ही तरफ है, एक ही सिम थे इनकी? नहीं, बात देखें हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल फोर्स हैं, ना कोई हम टार्जन है ना कोई जहादी हैं। हम तो इसी जमहूरियत के ही इस अमल और इसी असम्बली और इसी इन्हीं वोट की ताकत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी वोट की ताकत के ज़रिए से आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हमारी सीटें हमें वापस दिलवाएं और फिर इस मुल्क की खातिर, इस रूल ऑफ लॉ की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर अगर हम बीच में बैठेंगे, मुआशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। मैं तो 2 दिन से शाहजेब भाई देख रहा हूँ, पोलराइजेशन बढ़ गई है, अनारकी बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ गया है। अगर ये चीज़ इसी तरह बढ़ानी थी तो इसका नुकसान किसको हुआ? इमरान खान तो आज डट कर खड़ा है। जिस भोंडे अंदाज से आपने तमाम कानूनी ज़ाब्तों को, आपने तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रख कर सज़ाओं पे सज़ाएँ दी, लेकिन अल्लाह की ज़ात को कुछ और मंजूर है। मैं समझता हूँ 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है, इससे साबित हो गया कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। अच्छा, और फिर ये जो मुतालबा है, फिर लगाने वाली बात आपने कही, जी मुकम्मल कीजिएगा जी, आप कांटे वाली बात जो करें मुकम्मल कीजिएगा जी। और जो कांटा लगाने वाली बात जो कहते थे, देखें हाकमियत अल्लाह की है और फैसला आवाम ने करना है। आज भी वक्त है कि जमहूर की आवाज़ को मानो, उस मैंडेट को तस्लीम करो, उस वोट को तस्लीम करो। और जो वोट को इज्जत देने वाले लोग थे, मुंह लटकाए बैठे हैं असम्बलियों में।
साहब इसका फिर रास्ता डॉक्टर साहब इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि ज़ाहिर है अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ आप हैं जिसमें आपको 91 वोट पड़े, मगर आपका दावा ये कि 225 हमें वोट पड़े हैं, और ये बात भी दुरुस्त है। अब बार बार इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के जरिए अगर फैसला होने लगे तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे, फॉर्म 45 के तहत फैसला हो, ये प्रॉपर ऑडिट हो, ये मुतालबा भी आपका दुरुस्त है। बढ़ा आगे कैसे जाए अगर आपका ये मुतालबा नहीं पूरा होता है? आप सड़कों पर भी हफ्ते को आने जा रहे हैं, क्या रास्ता क्या है? जब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा मैंडेट किस तरह हो, ये मामला किस तरह हो? देखें अगर आपने जमहूरियत रखनी है, इस प्रोसेस को रखना है, तो ये इसका रास्ता ये होगा कि 8 फरवरी को अवाम ने जो वोट की ताकत दी है, वो अवाम के वोट की ताकत कुंजी बने उस अडियाला जेल के ताले की जो लगा हुआ है उस जेल के दरवाजे पर। वो दरवाज़ा खुले, इमरान खान की रिहाई हो, हमारे सियासी जो बाकी ख़वातीन और हज़रात कैद बंद की सोबतें आज 10वां महीना हो गया जो काट रहे हैं, उनकी रिहाई हो, और उसके बाद ये मुल्क आगे चले। मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूँ कि जितने इस मुल्क के मसाइल हैं, और बिलखसूस 16 महीनों में जो PDM की हुकूमत ने अवाम को जिस चक्की के नीचे पीसा है, ये शायद तनहा कोई एक बंदा या कोई एक पार्टी ना मुल्क को इस तरह से आगे लेकर जा सके। लेकिन आप किसी को अगर दीवार पे लगा देंगे, बल्ला छीन लेंगे, निशान उसका छीन लेंगे, कैंपेन नहीं करने देंगे, झंडा नहीं लगाने देंगे, रैली नहीं करने देंगे, जलसा नहीं करने देंगे, और फिर भी अगर 93, 94, 95 कौमी असम्बली की सीटें आ जाएं और फिर भी आपका पेट ना भरे, आप खुसूसी नशिस्तें भी ना दें। आज बड़े बड़े जमहूरियत के दावेदार लोग उस ऐवान में बैठे थे और बड़ा दावा करते हैं बड़े बड़े लोग, यानी कि शर्म नहीं आती इनको, कोई हया नहीं है कि 2 दिन पहले ये इलेक्शन कमीशन में किस मुंह से पहुंच गए कि जो सीटें 91, 92 हमारे मेम्बरान ने SIC की एफिलेशन के साथ बनाई हैं, वो सीटें एलोकेट ही हैं हमारी, हमें आज मिले, कल मिले, यहाँ से मिले या अदालत ऊपर वाली से मिले, कोई शर्म ही नहीं है, कोई पेट ही नहीं भर रहा। जो एक बात आपने एक और की, आपने कहा कि ये जो मैंडेट है कुंजी बने। अब ज़ाहिर ड्यू प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, जिस तरीके से इमरान खान साहब को 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं दी गई, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं सजाएं, हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की भी तवक्को तहरीक इंसाफ कर रही है। तो आप क्या कह रहे हैं कि वैसे ही सब चीज़ें रिवर्स की जाएँ और फौरी तौर पर मामला बहाल किए जाएँ? जी शाहदेव साहब, देखें सबसे पहले तो इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन किया जाए। इलेक्शन हो गया, पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पूरी कौम मायूस है। जब इलेक्शन माजी में हुआ करते थे ना, लोगों में 2, 4, 5 दिन, महीना, 15 दिन बड़ा जोश व खरोश होता था, एक उम्मीद बनती थी लोगों की, एक लोगों में एक तरंग पैदा होती थी। लोगों के चेहरे और ज़्यादा मायूस हो गए हैं, कोई खुशी नहीं है, असम्बली में सोग की हालत है। इससे बढ़कर शाहजेब भाई कोई होगा कि मेरे फाजिल दोस्त जो असम्बली में आए हैं, जब मुझसे मिलते हैं, तारुफ कराते हैं, तो कहते हैं भाई मैं 45 फॉर्म वाला हूँ, ये 47 वाला है, मैं 45 वाला हूँ, ये 47 वाला है। 45 और 47 फॉर्म की वाज़ेह तफरीक है, और जिसकी मेजॉरिटी है। 18 से 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं जो PMLN ने जीती हैं, ये उनको बता दिया गया है, बताने वालों ने बताया है। और फिर इस सब में आप ज़ाहिर हफ्ते को आने जा रहे हैं सड़कों पर भी, मौलाना फजल रहमान साहब से जिस वफ़द ने मुलाकात की उसमें आप भी शामिल थे, आपने बाहर निकल के कहा कि मस्बत बातचीत हुई है हमारी। अब आज नवाज शरीफ साहब मिले, एक तो पहले वफ़द मिला, फिर नवाज शरीफ साहब 1 to 1 मिले, कोई 1 घंटे की मुलाकात। नून लीग को भी उम्मीद है कि वो आपके साथ सड़कों पर आएंगे नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, मौलाना साहब आपके साथ सड़कों पर आएंगे या नून लीग के साथ काबीना में जाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब का और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान में एक पहाड़ है जो 15-16 सालों में खड़ा हुआ है। वक्त लगेगा, लेकिन एक असूली मौक़िफ़ है हमारा और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि जो ये असम्बली है, ये जाली असम्बली है। इस असम्बली की मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा कभी होगी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। आपको खुद पता है कि 7 जमातों को किस तरह बिठाया गया। दूसरा दिन है, एक बड़ी तीसरी जो जमात है, उनके चेहरे लटके हुए हैं MQM वालों के।
आप देखें तो सही, बॉडी लैंग्वेज तो चेक करें भाई। हमें आपने मार लिया, पीट लिया, जेल में डाल दिया, कारोबार बंद कर दिए, आज भी सैकड़ों कारकुन हमारे गिरफ्तार है, खवातीन हमारी पकड़ ली, कोई बात नहीं। और मुल्क को तो आगे चलाओ, इस मुल्क को तो आगे बढ़ाओ। इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान या आमिर डोगर तो नहीं है, 25 करोड़ अवाम तो है। वैसे बहुत फिर मौलाना से मिलने के बाद आपको ये उम्मीद है कि मौलाना आपके साथ खड़े होंगे, या उम्मीद कभी है आपको? शाहजेब भाई ज़रूर। आपको मैं एक थोड़ी सी एक तारीखी बात बताऊं कि 2002 में इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया था। अकेला वोट था इमरान खान साहब, और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दिया था, और जमाली साहब जीत गए थे। और ये तो ताना पड़ता था आज तक आप लोगों को, जब मौलाना के खिलाफ बात करते थे उस ताने को क्रेडिट बना दिया आज आपने। जी, अकेला वोट था, तो इसलिए टाइम लगेगा हमारा उनके साथ, मेंगल साहब के साथ, अचकजई के साथ हम एक सिलसिला बना रहे हैं कि हम एक अलायंस बनाएं और जो लाइक माइंडेड जमातें हैं वो इकट्ठी खड़ी हों रूल ऑफ लॉ के लिए, मईशत की बहाली के लिए, महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए। ये जमहूरियत नहीं कि जमहूरियत के नाम पे जो 8 फरवरी को फ्रॉड किया गया, जो ड्रामा रचाया गया, ये नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। आमिर डोगर साहब अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना के साथ भी बात आगे बढ़ सकती है। एक पहाड़ ज़रूर है इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। एक और अहम डेवलपमेंट हुई आज, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के खिलाफ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MP ऑर्डर जारी करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद, SSP को 4 माह कैद और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक शफाफियत के तयशुदा उसूलों के पेश नज़र जहां इख्तियार ज़्यादा होता है वहां जिम्मेदारी भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। अदालत यह करार देती है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP मलिक जमील जफर और SHO नासिर मंजूर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। SSP को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। SHO को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। और तीनों अफराद अडियाला जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले तीनों अफराद के पास इस अदालत के डिविजनल बेंच के सामने फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। और क्योंकि सुनाई गई सजा मुख्तसर है और सजा पाने वाले अफराद का बैरून मुल्क फरार होने का खतरा भी नहीं है, क्योंकि वह अवामी ओहदेदार हैं, इसलिए दी गई सजा को 30 दिन तक मुअत्तिल रखा जाता है ताकि ये अफराद अपील का हक इस्तेमाल कर सकें। और सजा मुअत्तिल करते हुए अदालत ने इस बात को भी मद्देनजर रखा है कि तीनों अफराद अवामी ओहदेदार हैं और उनका अचानक अपने ओहदों से हट जाना अवामी सहूलत को मुतासिर कर सकता है। लेकिन अगर अपील का हक हासिल नहीं किया गया या अपील में सज़ा मुअत्तिल नहीं हुई तो तीनों अफराद को 30 दिन मुकम्मल हो जाने पर तहवील में लिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक और जो रकम इन अफराद पर जुर्माने के तौर पर आयद की गई है वो उन तमाम लोगों को बराबरी के हिसाब से अदा की जाएगी जिनके खिलाफ मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के दौरान MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए, मां सिवाय उन लोगों के जिनके खिलाफ फिरका वाराना तशद्दुद की बुनियाद पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक जो जुर्माने की रकम है वो गैर कानूनी हिरासत के मुतबादिल के तौर पर आयद की गई है, इसलिए ये मुआवजे की रकम नहीं हो सकती बल्कि सिर्फ रियासत की तरफ से एक अलामती इकदाम है कि जो शहरियों के साथ गलत किया गया उसे ठीक किया जा सके। फैसले के मुताबिक इन तीनों अफराद का जिस सिविल ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है वो सिर्फ उस हिसाब से इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है जैसे उसे कानून में दिए गए हैं। और आइन और कानून के मुताबिक अवामी ओहदेदार रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का तर्जुमान होते हुए रियासती इख्तियार का एक एतमाद के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि शहरियों के मफादात में कानून की बालादस्ती कायम की जाए। इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अवामी ओहदेदार कानून का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और शहरियों पर जुल्म करें और उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करें। और यह भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अवामी ओहदेदार रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा होते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल रियासत की जुडिशल ब्रांच के फैसलों को मजरू करने में इस्तेमाल करें। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक ये अदालत
बादियों नज़र में ये राय रखती है कि 9 मई के बाद से एक ही वक्त और एक ही तरीके से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर इलाकों में अवामी ओहदेदारों की तरफ से NPO के ऑर्डर्स जारी करना एक सोचा समझा पॉलिसी इकदाम था, और अगर ऐसे इकदाम की इजाज़त दे दी गई तो पाकिस्तान में कोई कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी और खुद आइन के वजूद पर सवालात उठ जाएंगे। इसलिए अदालत ये महसूस करती है कि इस चीज़ की तहकीकात हो कि क्या एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत MP ऑर्डर्स जारी किए जा रहे थे ताकि अवाम के बुनियादी हुकूक को पामाल किया जाए और अदलिया को मजरूह किया जाए, और ऐसी तहकीकात के बामकसद होने के लिए इसका आगाज़ और उसकी निगरानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सरबराह के जरिए होनी चाहिए। इसलिए इस फैसले की एक नकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी भिजवाई जाए ताकि वो तहकीकात करें कि आया पाकिस्तान भर के डिप्टी कमिश्नर्स ने MPO के तहत जो मुसलसल गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी किए हैं वो आइन और अदालती फैसलों की नफ़ी हैं और वो लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से गैर कानूनी फैसलों की बुनियाद पर काम कर रहे थे। अगर ऐसा पाया गया तो इस हवाले से मुनासिब कार्रवाई की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत की अथॉरिटी का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हो और आइन के मुताबिक हो। अहम बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और इस इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब इन अपीलों की समाअत करेंगे, जिसकी पहली समाअत 4 मार्च को होगी। दूसरी तरफ सहाफ़ी असद अली तूर को FIA के जिस्मानी रिमांड में गए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में असद अली तूर के वकला के मुताबिक उनसे ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम के हवाले से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ना ही उन इल्ज़ामात पर जिसके तहत FIR दर्ज की गई थी। और असद अली तूर गुज़िश्ता 65 घंटों से ज़ायद भूख हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, जिसके बाद आज असद अली तूर के वकला ने उनके तिब्बी मुआयने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू किया और इस्तदा की कि 29 फरवरी को अदालती हुक्म पर असद अली तूर के वकला और उनकी वालदा को उनसे FIA के दफ्तर मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। असद अली तूर से जब हम मिले तो उन्होंने हमें अपनी 1.5 दिन से जारी भूख हड़ताल के बारे में बताया कि मैं इस एक्शन के खिलाफ हड़ताल कर रहा हूँ। वकला और अपनी वालदा की जानिब से मुसलसल इसरार के बावजूद असद अली तूर ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की। इस मुलाकात में वो वाज़ेह तौर पर कमज़ोर नज़र आ रहे थे और उनकी बोलने की सलाहियत भी मुतासिर थी। दरख्वास्त के मुताबिक असद अली तूर ने हमें बताया कि उन्हें नींद से महरूम रखा जा रहा है और ऐसे अफसरान की जानिब से उनको धमकियां देकर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है जिनका ताल्लुक FIA से है ही नहीं। इस्तदा के मुताबिक हम असद अली तूर की हालत के हवाले से फिक्रमंद हैं और दरख्वास्त करते हैं कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हम FIA को भी इस दरख्वास्त के जरिए बताना चाहते हैं कि अगर असद अली तूर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता और उनकी सेहत बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ FIA पर होगी। अदालत ने असद अली तूर के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त कबूल करते हुए उनको अस्पताल लेकर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया है कि असद अली तूर का पिम्स में तिब्बी मुआयना हो गया है, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।